क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से बाजार क्यों गिर जाता है? क्यों लाखों लोगों की मेहनत की कमाई रातों रात आधी रह जाती है? और क्यों कुछ कंपनियां जो कल तक आसमान छू रही थी अचानक जमीन पर आ गिरती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ बीते समय की नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में हमारी जिंदगी पर सीधा असर डाल सकती है। कहा जा रहा है कि 2026 में दुनिया एक ऐसे संकट से गुजर सकती है जिसे लोग कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल बबल्स, यानी अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक बुलबुला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बबल या बुलबुला आखिर है क्या? तो सोचिए कि आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं और साबुन के बुलबुले बना रहे हैं। जैसे जैसे हवा भरते जाते हैं बुलबुला बड़ा होता जाता है, चमकता है, देखने में सुंदर लगता है। लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि जितना बड़ा होगा उतना ही नाजुक होगा और एक हल्की सी चुभन से फूट जाएगा। अर्थव्यवस्था में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब किसी चीज की असली कीमत से कहीं ज्यादा उसकी मांग या चर्चा बढ़ा दी जाती है, जब उम्मीदें हकीकत से कहीं आगे निकल जाती हैं, तो वहां एक आर्थिक बुलबुला बनने लगता है। और जैसे ही सच सामने आता है, यानी कमाई उतनी नहीं होती, मुनाफा नहीं आता, लोग खरीदना बंद कर देते हैं, तो वो बुलबुला एक झटके में फूट जाता है। नतीजा ये कि शेयर बाजार गिर जाता है, कंपनियां दिवालिया हो जाती है और आम आदमी की जेब पर सबसे बड़ा बोझ पड़ता है। इतिहास में ऐसे बुलबुले कई बार देखे गए हैं और हर बार इन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी हिला दी। सबसे पहला बड़ा उदाहरण है .com बुलबुला, जो सन 2000 के आसपास फूटा। उस समय इंटरनेट नाम की चीज दुनिया के लिए एक नया चमत्कार थी। लोग मान बैठे थे कि जो भी कंपनी इंटरनेट से जुड़ी है वही भविष्य की बादशाह होगी। चाहे उसके पास असली मुनाफा हो या ना हो, निवेशक उसमें पैसे डाल रहे थे। कंपनियों की कीमतें करोड़ों और अरबों डॉलर तक पहुंच गई। कोई कंपनी कह रही थी कि वो सिर्फ ऑनलाइन किताब बेचेगी, कोई कह रही थी कि वो बस एक सर्च इंजन बनाएगी, और उनके शेयर आसमान छूने लगे। लेकिन असलियत ये थी कि उनके पास न ग्राहक थे, न स्थायी कारोबार। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, निवेशक घबराकर बाहर निकल गए और देखते ही देखते अमेरिकी शेयर बाजार नास्डैक आधे से भी ज्यादा गिर गया। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और ये माना गया कि ये पहला बड़ा इंटरनेट का बुलबुला था। दूसरा बड़ा झटका आया 2008 में, जिसे हम सबने नाम से तो जरूर सुना है, हाउसिंग क्राइसिस या हाउसिंग बबल। उस समय अमेरिका में घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही थी। बैंकों ने सोचा कि क्यों न हर किसी को कर्ज दे दिया जाए ताकि वो घर खरीद सके। लाखों लोगों को लोन बांट दिए गए और उन लोन को पैक करके नए नए वित्तीय उत्पाद बनाकर पूरी दुनिया में बेचा गया। सबको भरोसा था कि घरों की कीमत कभी नीचे नहीं जाएगी। लेकिन जब असली खरीदार कर्ज चुकाने में नाकाम हुए तो पूरी प्रणाली चरमरा गई। बड़े बड़े बैंक बंद हो गए, लेमन ब्रदर्स जैसे नाम मिट गए और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में डूब गई। इन दोनों उदाहरणों से एक बात साफ हो जाती है कि जब हकीकत से ज्यादा उम्मीदें पाल ली जाती हैं, तो बुलबुला बनता है। और जब वो फूटता है तो सिर्फ अमीर निवेशक ही नहीं, बल्कि आम आदमी भी तबाह हो जाता है। अब विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2026 में ऐसा ही, बल्कि उससे भी बड़ा बुलबुला फूट सकता है। क्यों? क्योंकि आज कई कारक एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जोरदार शोर है, दूसरी तरफ आईटी क्षेत्र में मंदी और छंटनी की मार है, तीसरी तरफ दुनिया का कर्ज ऐतिहासिक ऊंचाई पर है और चौथी तरफ शेयर बाजार अपने चरम स्तर पर। ये चारों बातें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें बुलबुले का खतरा और बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आजकल नई बिजली कहा जा रहा है। जैसे पहले बिजली और इंटरनेट ने दुनिया बदल दी थी, वैसे ही एआई सब कुछ बदल देगा। कंपनियां अरबों डॉलर इसमें झोंक रही हैं। हर स्टार्टअप, हर कॉर्पोरेट खुद को एआई आधारित बता रहा है। जैसे कभी .com के समय हर कंपनी इंटरनेट कंपनी बन गई थी, वैसे ही आज एआई का नाम जपकर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन क्या आमदनी भी उतनी बढ़ रही है? क्या मुनाफा भी उसी रफ्तार से आ रहा है? यही सवाल सबसे बड़ा है। आईटी क्षेत्र की हालत देखिए। भारत जैसे देश में ये क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा आधार रहा है, लेकिन आज ये कंपनियां भर्ती रोक रही हैं, परियोजनाएं रद्द कर रही हैं और कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। अमेरिका में तो लाखों नौकरियां सिर्फ टेक क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में चली गई। भारत में भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस अपने हायरिंग प्लान को आधा कर चुकी है। दूसरी तरफ वैश्विक कर्ज का आलम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुसार पूरी दुनिया का कुल कर्ज दुनिया की कुल आमदनी से 3 गुना ज्यादा हो चुका है। यानी जितना कमाते हैं उससे 3 गुना ज्यादा उधार सिर पर है। और जब ब्याज दरें ऊपर जा रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तब ये कर्ज किसी बम से कम नहीं है। और अगर शेयर बाजार की बात करें तो अमेरिका का नास्डैक और S&P 500 हो
या भारत का निफ्टी और सेंसेक्स सब रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कंपनियों का मुनाफा इतना तेज नहीं बढ़ा जितना उनके शेयर भाव। ऐसे में जरा सा भी झटका आया तो घबराहट फैल सकती है और गिरावट की लहर चल सकती है। तो दोस्तों, यही वजह है कि 2026 को लेकर चिंता जताई जा रही है। ये चिंता बेवजह नहीं है, ये उन अनुभवों पर आधारित है जो हमने पहले देखे हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई ये बुलबुला फूटेगा, और अगर फूटा तो उसका असर हम पर कितना गहरा होगा। यही कहानी हम आने वाले हिस्सों में विस्तार से समझेंगे। अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा रोमांचक है, यानी आज की असली तस्वीर। और इस तस्वीर को अगर समझना है तो हमें देखना होगा डेटा, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले आईटी सेक्टर पर नजर डालते हैं। एक ग्लोबल रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ पिछले 12 महीनों में दुनिया की टेक और आईटी कंपनियों ने कुल मिलाकर लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी से निकाला। सोचिए, 5 लाख। इनमें से 50,000 से ज्यादा सिर्फ भारत से थे। माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 10,000, गूगल ने 12,000, अमेजॉन ने 18,000 और मेटा ने 11,000 कर्मचारियों को बाहर कर दिया। इसके अलावा ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उसने भी लगभग 7,000 लोगों की नौकरियां खत्म की। इन कंपनियों की हालत यह हो गई कि कल तक जिनके कैंपस में हजारों लोग ज्वाइनिंग के लिए लाइन लगाते थे, वहां आज सन्नाटा है। अब बात करते हैं भारत के आईटी सेक्टर की, जिसे कभी जॉब्स का इंजन कहा जाता था। नासकॉम की रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ सिर्फ 7% रही, जबकि इससे पहले ये औसतन 12% से ऊपर रहती थी। इस इंडस्ट्री का साइज लगभग $250 अरब है और इसमें 50 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन पिछले साल नई जॉब सिर्फ 2 लाख बनी, जबकि 2 साल पहले ये संख्या 5 लाख से ऊपर थी। यानी ग्रोथ स्लो हो गई है, और ये एक बड़ा संकेत है। अब नजर डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। ये वो शब्द है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ पिछले 2 साल में एआई सेक्टर में कुल निवेश $200 अरब से ज्यादा हुआ। अकेले माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $13 अरब लगाए। गूगल ने एआई पर $40 अरब खर्च किए। अमेजॉन ने हाल ही में एंथ्रोपिक नाम की कंपनी में $4 अरब का निवेश किया। चीन सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 साल में एआई सेक्टर पर $150 अरब खर्च करेगी। लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा लगाने के बाद कमाई कहाँ है? हकीकत यह है कि ज्यादातर एआई स्टार्टअप्स घाटे में चल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि एआई टूल से रेवेन्यू सिर्फ $10 अरब के आसपास आया, जबकि निवेश 20 गुना ज्यादा हुआ। अब आइए डेट यानी कर्ज की बात करें। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का डेटा बताता है कि दुनिया पर कुल कर्ज $250 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़। तो 25 करोड़ डॉलर का बोझ पूरी दुनिया उठा रही है। अगर इस रकम को धरती के 8 अरब लोगों में बराबर बांट दें, तो हर आदमी के हिस्से में $30,000 से ज्यादा का कर्ज आता है। भारत में ही हमारा सरकारी कर्ज $13 लाख करोड़ है, जो हमारी जीडीपी का 80% से भी ऊपर है। ये वही देश है जहां हर साल करोड़ों युवा जॉब ढूंढते हैं, और बुनियादी ढांचे पर अभी भी बहुत खर्च करना बाकी है। अब ब्याज दरों की स्थिति देखिए। कोरोना के बाद जब दुनिया में डर था, तब सरकारों ने लोन सस्ते कर दिए, लेकिन महंगाई बढ़ते ही ब्याज दरें चढ़ा दी गई। अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दर 5% से ऊपर ले गया। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की दर 4% से ऊपर है। इंग्लैंड का बैंक रेट 5.2% है। भारत में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% रखा हुआ है। सोचिए, अगर किसी ने 5 साल पहले 20 लाख रुपए का होम लोन लिया था, तो उसकी ईएमआई अब 5,000 रुपए ज्यादा हो गई है। यही कारण है कि मिडिल क्लास पर दबाव बढ़ रहा है। अब मार्केट का हाल देखते हैं। अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स पिछले साल 20% बढ़ा, जबकि कंपनियों का प्रॉफिट सिर्फ 7% बढ़ा। नैस्डैक ने तो 30% की उछाल दिखाई, लेकिन टेक कंपनियों की कमाई मुश्किल से 5% चढ़ी। भारत का सेंसेक्स 60,000 से ऊपर और निफ्टी 18,000 के आसपास है। एनएल के डेटा के हिसाब से लिस्टेड कंपनियों का औसत प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 8% रहा, यानी प्राइस और अर्निंग में बड़ा गैप है। यही तो बुलबुले की असली पहचान होती है। अब स्टार्टअप्स की दुनिया की तरफ चलते हैं। भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब वैल्यू $1 अरब से ज्यादा, लेकिन इनमें से 70% घाटे में है। उदाहरण के लिए एक फूड डिलीवरी कंपनी ने पिछले साल 7,500 करोड़ रुपए की आमदनी दिखाई, लेकिन घाटा 1,200 करोड़ से ज्यादा का रहा। फिर भी उसकी वैल्यू $30 अरब आंकी गई। यही हाइप है। एक एजुकेशन टेक कंपनी का घाटा 5,000 करोड़ से ज्यादा है, फिर भी इन्वेस्टर्स ने उसमें नया पैसा डाला। एक और उदाहरण, अमेरिका में वीवर्क नाम की कंपनी कभी $70 अरब की वैल्यू पर थी,
लेकिन आज उसका मूल्य मुश्किल से $1 अरब रह गया है। अब ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट देखिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि साल 2024 में दुनिया की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.4% रहने वाली है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि 2025 तक भी ग्रोथ 3% से ऊपर नहीं जाएगी। यूरोप की बड़ी इकोनॉमी जैसे जर्मनी और ब्रिटेन लगभग 0 ग्रोथ दिखा रही है। अमेरिका में भी ग्रोथ 3% से नीचे है। भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है, यहाँ 6% ग्रोथ है, लेकिन बेरोजगारी 7% से ऊपर बनी हुई है। अब बेरोजगारी की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दुनिया भर में कुल बेरोजगारों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ भारत में 3 करोड़ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही। यही हाल चीन, अमेरिका और यूरोप में भी है। दोस्तों, इन सारे डेटा को एक साथ रखिए। एक तरफ लाखों लोग जॉब खो रहे हैं, दूसरी तरफ अरबों खरबों डॉलर ऐसे सेक्टर में लग रहे हैं जिनसे अभी तक प्रॉफिट नहीं आया। मार्केट ऊपर भाग रहा है, लेकिन असल कमाई पीछे रह गई है। डेट यानी कर्ज पहाड़ जैसा हो गया है और ब्याज दरें आम आदमी की कमर तोड़ रही है। यही वो हालात है जो हमें बताते हैं कि 2026 में जिस बड़े बुलबुले की बात की जा रही है उसकी नींव आज ही डल चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बड़ा क्रैश आने वाला है तो उसके संकेत अभी से कहां दिख रहे हैं, क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर बड़े संकट से पहले दुनिया को चेतावनी जरूर मिलती है, बस लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। आइए देखते हैं ताजा डेटा। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई यानी इन्फ्लेशन की। अमेरिका में मार्च 2024 में महंगाई रेट 3.5% रहा, यूरोप में 4% से ऊपर और इंग्लैंड में 5% से ज्यादा। भारत में आधिकारिक आंकड़ा 5.3% बताया गया। अब आप सोचिए कि ये नंबर भले छोटे लगे, लेकिन जब ब्याज दरें भी 5 से 6% तक पहुंच चुकी हैं, तो आम आदमी की जेब से हर महीने हजारों रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। अब जीडीपी ग्रोथ के पैटर्न पर नजर डालते हैं। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट कहती है कि चीन की ग्रोथ पिछले दशक में औसतन 9% थी, लेकिन पिछले साल ये घटकर सिर्फ 4.6% रह गई। जर्मनी की ग्रोथ -0.3%, जापान की ग्रोथ सिर्फ 1.1% और अमेरिका की ग्रोथ 2.5% रही। सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज इतनी स्लो हो रही हैं, तो ग्लोबल डिमांड पर कितना असर पड़ेगा। अब कंपनियों की कमाई और उनके शेयर प्राइस के बीच का अंतर देखिए। S&P 500 इंडेक्स की कंपनियों का एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी PE रेशियो आज 30 के आसपास है, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में ये 15 से 20 के बीच होना चाहिए। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स ने कंपनियों की असली कमाई से कहीं ज्यादा दाम शेयरों के लिए दे डाले हैं। भारत में भी यही हाल है। निफ्टी 50 का एवरेज PE रेशियो आज 24 है, जबकि 10 साल का एवरेज 18 रहा है, यानी बुलबुला बन रहा है। अब क्रिप्टो करेंसी की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन की वैल्यू 2020 में सिर्फ $10,000 थी, लेकिन 2024 में ये $60,000 के आसपास पहुंच गई, यानी 4 साल में 6 गुना। लेकिन ध्यान दीजिए, इसके पीछे कोई असली अर्निंग या प्रोडक्शन नहीं है, ये सिर्फ सट्टा है। क्रिप्टो मार्केट की टोटल वैल्यू $3 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन पिछले क्रैश में हमने देखा था कि सिर्फ 6 महीनों में ये 3 ट्रिलियन घटकर 1 ट्रिलियन से भी नीचे आ गया था। मतलब ये मार्केट बहुत अस्थिर है और किसी भी समय गिर सकता है। अब रियल एस्टेट पर आते हैं। अमेरिका के बड़े शहरों में घरों की औसत कीमत पिछले 5 साल में 50% से ज्यादा बढ़ी है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में एवरेज हाउस प्राइस अब $8 लाख से ऊपर है। भारत में भी मेट्रो सिटीज में फ्लैट्स की कीमत 25 से 30% तक बढ़ गई। मुंबई में एवरेज फ्लैट प्राइस 2 करोड़ रुपए से ऊपर और बेंगलुरु में 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। लेकिन साथ ही मॉर्गेज रेट्स यानी होम लोन के ब्याज इतने बढ़ गए हैं कि लाखों लोग EMI पेमेंट में दिक्कत झेल रहे हैं। यही हाल 2008 में भी हुआ था, जब रियल एस्टेट बुलबुला फूटा और पूरी दुनिया मंदी में चली गई। अब एक और वार्निंग सिग्नल, कॉर्पोरेट डेट। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की बड़ी कंपनियों पर कुल कर्ज अब $200 ट्रिलियन से ज्यादा है। सिर्फ अमेरिका की कॉर्पोरेट डेट जीडीपी के 90% तक पहुंच चुकी है। चीन की कंपनियों पर जीडीपी का 115% कर्ज है। भारत में भी कॉर्पोरेट सेक्टर की डेट $500 अरब से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर ब्याज दरें और बढ़ी या डिमांड कम हुई तो इन कंपनियों का लोन चुकाना नामुमकिन हो जाएगा। अब स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस की अस्थिरता देखिए। वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी VIX अमेरिका में पिछले महीने 17 के ऊपर चला गया, जबकि नॉर्मल टाइम में ये 12 के आसपास होता है। भारत में इंडिया VIX 20 के ऊपर गया। इसका मतलब मार्केट के अंदर डर बढ़ रहा है। जब भी VIX लगातार ऊंचाई पर जाता है
तो कुछ ही महीनों में मार्केट गिरता है। अब एक और दिलचस्प डेटा, ग्लोबल ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2023 में वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ सिर्फ 1% रही, जबकि पिछले 20 साल का औसत 5% था। इसका मतलब है कि देशों के बीच सामान और सर्विस का आदान प्रदान बहुत धीमा पड़ रहा है। इसका सीधा असर कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट पर पड़ेगा। अब उभरते हुए सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। टेस्ला का मार्केट कैप $600 अरब से ज्यादा है, लेकिन उसकी सालाना कमाई सिर्फ $800 करोड़ के आसपास है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ऊंचा है। चीन की ईवी कंपनियां जैसे बाइडी और नियो भी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ऊपर हैं, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम। यही पैट.com बबल में भी देखा गया था, जब कंपनियों की वैल्यू आकाश छू रही थी, लेकिन अर्निंग बहुत कम थी। अब बैंकिंग सेक्टर की सिचुएशन देखें। अमेरिका में पिछले साल 3 बड़े बैंक डूब गए, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। इन बैंकों के डूबने से करीब $500 अरब की वैल्यू मिट गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हाई रिस्क वाले बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा था और ब्याज दरें बढ़ते ही उनका पूरा पोर्टफोलियो डूब गया। ये एक बड़ा सिग्नल है कि फाइनेंशियल सिस्टम अंदर से हिल रहा है। अब बेरोजगारी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर एक नजर। अमेरिका में बेरोजगारी रेट 4% से ऊपर है, यूरोप में 7% और भारत में 7.5%। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स अमेरिका में पिछले महीने 70 के लेवल पर आया, जबकि नॉर्मल टाइम में ये 100 से ऊपर होता है। इसका मतलब लोग खर्च करने से डर रहे हैं, और जब लोग खर्च नहीं करते तो इकोनॉमी और स्लो हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इन सारे वार्निंग सिग्नल्स को जोड़कर देखें, महंगाई ऊंची, ग्रोथ स्लो, कंपनियों का कर्ज बढ़ा हुआ, शेयर प्राइस ओवरवैल्यूड, क्रिप्टो और रियल एस्टेट में बुलबुले, बैंकिंग सेक्टर में संकट और ट्रेड में गिरावट, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये सारे पैटर्न हमें बताते हैं कि सिस्टम के भीतर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ये वैसा ही है जैसे किसी प्रेशर कुकर में आंच बढ़ा दी जाए। शुरू में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन एक समय के बाद विस्फोट हो जाता है। जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल क्रैश होता है तो उसका असर सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच जाता है। अगर 2026 में बुलबुला फूटता है तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट गिरेंगे। एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि 2008 के क्रैश में अमेरिका का S&P 500 इंडेक्स एक साल में 50% गिरा था। भारत का सेंसेक्स भी उस समय 20,000 से गिरकर 9,000 तक आ गया था। अगर वही पैटर्न दोहराया गया तो इस बार भी 20 से 50% तक की गिरावट आ सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो उसकी वैल्यू घटकर 5 से 7 लाख रह जाएगी। अब बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर असर देखें। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से सिर्फ एक हफ्ते में $500 अरब की वैल्यू मिट गई थी। अगर बड़ा क्रैश आता है तो सैकड़ों बैंक डूब सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अनुमान है कि ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर में कम से कम $2 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। इसका सीधा असर आम लोगों की सेविंग्स, FD और लोन पर पड़ेगा। अब जॉब्स की तरफ देखते हैं। 2008 की मंदी में दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। अगर इस बार वैसा ही संकट आता है तो बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। भारत जैसे देश में जहां पहले से 3 करोड़ लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, वहां ये आंकड़ा दोगुना होकर 6 करोड़ तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि टेक और सर्विस सेक्टर में आने वाले सालों में बड़े पैमाने पर कटौती होगी। अब रियल एस्टेट पर असर समझिए। अगर क्रैश आता है तो घरों की कीमतें 20 से 30% तक गिर सकती है। अमेरिका में 2008 में एवरेज हाउस प्राइस में 30% की गिरावट आई थी। भारत में भी उस समय कुछ शहरों में प्रॉपर्टी प्राइस 20% तक गिरी थी। अगर इस बार वैसा ही हुआ तो मुंबई का 2 करोड़ का फ्लैट 1.5 करोड़ से नीचे जा सकता है और बेंगलुरु का 1 करोड़ का फ्लैट 80 लाख तक गिर सकता है। अब ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन पर असर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 2008 की मंदी में ग्लोबल ट्रेड 12% गिरा था। अगर इस बार भी वैसा हुआ तो लाखों छोटे बड़े बिजनेस बंद हो सकते हैं। भारत से हर साल $400 अरब का एक्सपोर्ट होता है। अगर इसमें 10% की गिरावट भी आई तो $40 अरब यानी 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अब सरकारों पर बोझ देखिए। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो टैक्स कलेक्शन घट जाता है। 2008 में अमेरिका का फेडरल डेफिसिट 4 गुना बढ़ गया था। भारत में भी फिस्कल डेफिसिट GDP के 3.1% से बढ़कर 6% हो गया था। अगर इस बार भी वैसा हुआ तो सरकारों को या तो और कर्ज लेना पड़ेगा या टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। दोनों ही सिचुएशन में आम आदमी पर दबाव बढ़ेगा। अब महंगाई यानी इन्फ्लेशन का असर। मंदी के समय एक तरफ डिमांड घटती है,
लेकिन दूसरी तरफ जरूरी सामान महंगा हो जाता है क्योंकि सप्लाई चेन टूटती है। 2008 के बाद फूड प्राइस इंडेक्स 20% चढ़ गया था। अगर इस बार भी वैसा हुआ तो भारत में दाल, तेल और सब्जियों के दाम एक साल में 25% तक बढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर आज प्याज 40 रुपए किलो है तो अगले साल 50 रुपए से ऊपर हो सकता है। अब सोशल और पॉलिटिकल असर की बात करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े क्रैश हुए हैं तो पॉलिटिकल अस्थिरता बढ़ी है। 2008 के बाद यूरोप में कई देशों में सरकारें बदल गई। ग्रीस, स्पेन और इटली में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। अगर 2026 में भी वैसा ही हुआ तो दुनिया के कई देशों में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है। भारत जैसे देश में भी बेरोजगारी और महंगाई के चलते सोशल अनरेस्ट हो सकता है। अब टेक सेक्टर का इंपैक्ट देखिए। आज पूरी दुनिया टेक और एआई पर डिपेंड है। अगर इन्वेस्टमेंट अचानक रुक गया तो हजारों स्टार्टअप्स बंद हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में ही इस समय 30,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स एक्टिव हैं। अगर आधे भी बंद हुए तो लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी और इन्वेस्टर्स को अरबों डॉलर का घाटा होगा। अब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का हाल सोचिए। अगर क्रैश आया और बिटकॉइन $30,000 से गिरकर $10,000 पर आ गया तो इन्वेस्टर्स का $2 ट्रिलियन से ज्यादा मिट जाएगा। और चूंकि लाखों छोटे मोटे इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पैसा डाला है, इसका असर उनकी सेविंग्स और खर्च पर सीधा पड़ेगा। दोस्तों, इन सारे सिनेरियोस को देखकर साफ समझ आता है कि ये संकट सिर्फ कंपनियों या बैंकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर आम आदमी की नौकरी, घर, सेविंग्स, शॉपिंग, यहां तक कि खाने की प्लेट तक पहुंच जाएगा। यही वजह है कि इसे मदर ऑफ ऑल कोलैप्स कहा जा रहा है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हर बार इंसान ने उससे निकलने का रास्ता बनाया है। सवाल यह है कि अगर 2026 का संकट आता है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ एक जगह मत लगाइए। अगर आपने सब कुछ स्टॉक्स में डाल दिया और मार्केट 50% गिरा तो आपकी मेहनत की कमाई आधी हो जाएगी। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि 20 से 30% पैसा फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखिए, 10 से 15% गोल्ड में और बाकी को इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में बांटिए। गोल्ड का उदाहरण देखिए। 2008 के क्रैश में जब मार्केट गिर रहा था तब सोने की कीमत 30% बढ़ गई थी। अब दूसरी बात, इमरजेंसी फंड। रिसर्च बताती है कि भारत में केवल 20% लोगों के पास 3 महीने की इमरजेंसी सेविंग्स होती है। यानी अगर नौकरी चली गई तो ज्यादातर लोग 2 महीने में ही कंगाल हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 6 महीने की सैलरी के बराबर पैसा सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में होना चाहिए। इससे संकट के समय आपके पास सांस लेने की जगह होगी। तीसरा सॉल्यूशन, स्किल बिल्डिंग। आज की दुनिया में जो सबसे तेज बदल रहा है वो है स्किल्स की डिमांड। एक रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 साल में 50% मौजूदा जॉब्स की स्किल्स बदल जाएंगी। यानी अगर आपने नई स्किल्स नहीं सीखी तो नौकरी टिकाना मुश्किल हो जाएगा। खासकर टेक्नोलॉजी, एआई, डाटा एनालिटिक्स, ग्रीन एनर्जी और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में बड़ी डिमांड आने वाली है। इसलिए हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक नई स्किल सीखनी चाहिए। चौथा पॉइंट, डेट मैनेजमेंट। अगर आपके ऊपर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सब कुछ है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर मंदी आई और आपकी सैलरी कट गई तो ईएमआई चुकाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुल ईएमआई आपकी इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो धीरे धीरे कर्ज कम करने की कोशिश कीजिए। पांचवा पॉइंट, साइड इनकम। दुनिया भर के फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं कि एक ही सैलरी या बिजनेस पर निर्भर रहना खतरनाक है। आज ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत सारे विकल्प हैं। फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, यूट्यूब, ब्लॉगिंग या छोटा मोटा बिजनेस। अगर मुख्य जॉब पर असर पड़े तो ये साइड इनकम आपकी मदद करेगी। छठा पॉइंट, गवर्नमेंट और पॉलिसी लेवल। यहां भी बड़े बदलाव जरूरी होंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पहले ही कह चुके हैं कि देशों को फिस्कल डेफिसिट पर कंट्रोल रखना होगा और हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना होगा। भारत के लिए यह मौका भी है क्योंकि अगर यहां सही पॉलिसी बनी तो हम ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट से फायदा उठा सकते हैं। अब सातवां पॉइंट, माइंडसेट। संकट के समय सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता बल्कि मानसिक मजबूती भी बहुत जरूरी है। 2008 की मंदी में करोड़ों लोग डिप्रेशन का शिकार हुए थे। इसलिए आज ही से मानसिक हेल्थ पर ध्यान देना, परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत नेटवर्क बनाना और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। आठवां पॉइंट, अपॉर्चुनिटी। हाँ, आपने सही सुना, हर संकट एक मौका भी होता है।
वॉरेन बफे ने कहा था कि जब लोग डरते हैं तभी आपको ग्रिडी होना चाहिए। 2008 की मंदी में जिन्होंने सही समय पर अच्छे शेयर खरीदे थे, उन्होंने अगले 5 साल में कई गुना रिटर्न कमाया। यानी अगर आपके पास कैश और धैर्य है तो क्रैश आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। दोस्तों, ये सब सॉल्यूशन सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इनके पीछे डेटा और इतिहास खड़ा है। हर संकट ने हमें यही सिखाया है कि तैयार रहने वाले लोग न सिर्फ बचते हैं, बल्कि और मजबूत होकर निकलते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे आंकड़े हमें चेतावनी दे रहे हैं, कैसे हर सेक्टर में बुलबुला बन रहा है, और क्यों 2026 को मदर ऑफ ऑल कोलैप्स कहा जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्रैश आएगा या नहीं। असली सवाल यह है कि जब वो आएगा तो हम कहां खड़े होंगे। इतिहास हमें यही सिखाता है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन वही दौर बाद में अमेरिका को सबसे बड़ी इकॉनमी बना गया। 2008 में जब पूरी दुनिया मंदी में डूबी थी, तभी से नए यूनिकॉर्न बने, नई टेक्नोलॉजी खड़ी हुई और लाखों लोगों ने मौके का फायदा उठाया। दोस्तों, ये दुनिया हमेशा दो तरह के लोगों में बंटी रही है। एक वो जो डर के आगे रुक जाते हैं, और एक वो जो संकट में भी रास्ता ढूंढते हैं। सवाल यह है कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि आंकड़े साफ कह रहे हैं कि आने वाले महीनों और सालों में बाजार हिलेगा। जॉब्स जाएंगी, कंपनियां गिरेंगी, सरकारें भी दबाव में आएंगी। लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आपके पास सेविंग्स है, स्किल्स है, पॉजिटिव माइंडसेट है, तो ये वही वक्त होगा जब आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। याद रखिए, क्रैश किसी का इंतजार नहीं करता। बुलबुला हमेशा अचानक फूटता है, लेकिन जो लोग पहले से तैयार होते हैं वही इस तूफान के बाद भी मजबूत खड़े रहते हैं। 2026 का क्रैश आपके लिए एंड अभी हो सकता है, और न्यू बिगिनिंग भी। ये आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आज से ही तय कीजिए, आप इस इतिहास के शिकार बनना चाहते हैं या इस इतिहास को बदलने वालों में शामिल होना चाहते हैं। चुनाव आपके हाथ में है, और शायद यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक।